हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें जो होंगी आपके काम की। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। आज है 5 फरवरी 2025। आज दिल्ली में मतदान होना है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी दिन प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा है कि पीएम मोदी का आज के दिन महाकुंभ जाना चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है और इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अनुराग ढांडा का बड़ा बयान, दिल्ली में जब मतदान हो रहा होगा तब प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ स्नान करेंगे। इससे साफ होता है कि यह एक सोची समझी योजना है, क्योंकि यह दिन चुनावी रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने दावा किया था कि इस समय सबसे ज़्यादा गंदा पानी महाकुंभ का है। उन्होंने आरोप लगाया था कि गंगा जी में लाशें फेंकी गई हैं। अब इस पर अखाड़ा परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान पर विवाद और सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाकुंभ में हुई त्रासदी को लेकर जया बच्चन ने दावा किया कि शवों को पानी में फेंक दिया गया। अब उनके इस बयान पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बच्चन के बयान की आलोचना करते हुए कहा है उनके पर इसका क्या सबूत है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, जया बच्चन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शवों को गंगा नदी में फेंका गया। क्या उन्होंने ऐसा होते हुए देखा? क्या वह महाकुंभ में आई थी? उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ उतनी नहीं थी जितनी दिखाई गई। अगर वह महाकुंभ में आई होती तो उन्हें पता होता कि यहाँ करोड़ों श्रद्धालु कैसे जुटे हैं। उनका दावा है कि शवों को गंगा नदी में फेंका गया। क्या उन्होंने इसे साबित करने वाला कोई वीडियो देखा है? मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर संसद में जोरदार घमासान हुआ। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए थे। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार मृतकों और घायलों के आंकड़े छिपा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। अगर कोई दोषी नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए और छिपाए गए और क्यों मिटाए गए? इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो महाकुंभ में मची भगदड़ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया है। भगदड़ के बाद सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि महाकुंभ में संगम नोज के अलावा दूसरी जगह भी भगदड़ मची थी, लेकिन उसे छिपा लिया गया। इस भगदड़ में भी कई मौतों का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सरकार भगदड़ में मृतकों और घायलों की गिनती कैसे करती है? इस बारे में किसके आंकड़े को सबसे सटीक माना जाए? भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर भारत के टी20 कप्तान को लेकर है। पिछले साल सूर्य कुमार यादव को भारत का टी20 कप्तान नियुक्त किया गया था। सूर्या की कप्तानी में भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार से कप्तानी छीनी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टी20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव से लेकर हार्दिक पांड्या को सौंपी जा सकती है। इसका मुख्य कारण कप्तानी मिलने के बाद सूर्य कुमार की खराब फॉर्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से सूर्य कुमार कप्तान बने तब से उनके बल्ले से रन नहीं निकले। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या लगातार गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब खबर है कि हार्दिक को ही भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश करते हुए बिहार के मखाने का जिक्र किया। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। अब देश विदेश में मखाने की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तले और मीठे स्नैक्स की जगह मखाना लोगों की पसंद बन चुका है। मखाने की बढ़ती मांग ने कई उद्यमियों को इसके बढ़ते बाजार में उतरने का मौका दिया है। आपको बता दें, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश करते हुए बिहार के मखाने का जिक्र किया। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। इस बोर्ड का मुख्य बिहार में मखाने की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार करना है। जो लोग मखाना से जुड़े कामों में जुड़े हैं उन्हें एक बोर्ड से जोड़ा जाएगा। यह बोर्ड किसानों को मखाने की खेती में मदद, प्रशिक्षण देना, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।
मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से नन्हे चीतों की किलकारी गूंजी है। मादा चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए खुद को बतौर मतदाता रजिस्टर कराना आवश्यक होता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी की जाती है। अगर मतदान केंद्र तक कोई किसी कारणवश अपना वोटर आईडी नहीं ले जा पाता तो क्या वो मतदान कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज का होना ज़रूरी है। निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी के अलावा 12 तरह के दस्तावेज होते हैं, जिनमें से किसी एक को अपने साथ रखकर कोई मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि शामिल है। एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि संसदीय कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से असल मुद्दों को रिपोर्ट से हटा दिया। वहीं समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह नियमों के अनुसार बनाई गई है। ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वे खुद कमेटी के सदस्य हैं। कोई भी 1 इंच जमीन नहीं ले रहा है, सब नियमों के हिसाब से हुआ है। इस रिपोर्ट में 221 पन्नों का जो डिसेंट नोट है वो भी लगाया गया है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ से दुनिया परेशान है, वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी ट्रंप मीम कॉइन से उसके निवेशक परेशान है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मीम कॉइन ने हाल ही में अपने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी कीमत पिछले कुछ दिनों में अपने ऑल टाइम हाई से 75% गिरकर $18.92 पर आ गई है। ट्रंप मीम कॉइन ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होते ही क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी शुरुआती कीमत लगभग $60 थी। कुछ ही घंटों में यह 8000% की तेज़ी के साथ अपने ऑल टाइम हाई $74.85 तक पहुंच गई। इस तेज़ी ने निवेशकों को आकर्षित किया और कई लोगों ने इसमें निवेश किया, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट का दौर जारी है। स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की बादशाहत कायम है। कंपनी का आईफोन 15 पिछले साल सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। काउंटर पॉइंट की ग्लोबल हैंडसेट मॉडल सेल्स ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 2024 में आईफोन 15 की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। इसी सीरीज़ के प्रो और प्रो मैक्स दूसरे और तीसरे सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल रहे। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश भर के अलग अलग खेलों के खिलाड़ी इसमें शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल गेम्स में अलग अलग खेलों के 4 खिलाड़ियों ने तो इतिहास रच दिया। इन खिलाड़ियों ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें, भारत ने हाल ही में खो खो का वर्ल्ड कप आयोजित किया था। भारत के महिला और पुरुष दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके बाद अब 38वां नेशनल गेम्स आयोजित हो रहा है। इसकी मेज़बानी उत्तराखंड कर रहा है। नेशनल गेम्स का मंगलवार 4 फरवरी को 8वां दिन था। नेशनल गेम्स में अब तक ढेर सारे रिकॉर्ड बने हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला हो जाता था, अब उन पैसों हम जनता की सेवा में लगा रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से उठाए गए अलग अलग कदमों से देश के लाखों करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ समन जारी करने से भी इनकार कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के मालिकाना हक वाली मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज ने आईपीएल के अलावा साउथ अफ्रीका, अमेरिका और यूएई के लीगों में भी अपनी टीमें खरीदी हैं। अब मुंबई इंडियंस ने अपना दायरा इंग्लैंड तक फैला दिया है और वहां की एक टीम में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजी लीग द 100 की टीम ओवल इनविंसिबल्स की लगभग आधी हिस्सेदारी खरीद ली है और ऐसा करने वाली आईपीएल की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि राज्य के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मरीजों का इलाज करना बंद कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अस्पतालों का सरकारों पर 400 करोड़
रुपए बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब प्राइवेट अस्पताल इसे जारी रखने में असमर्थ है। अब इसी के लिए IMA ने हरियाणा सरकार को बकाया राशि देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियोजन पर काम करने वाले न्याय विभाग के 12 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है। इससे न्याय विभाग में भारी उथल पुथल और अफरा तफरी है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक अभियोजनों पर काम करने वाले न्याय विभाग के 12 से ज़्यादा कर्मचारियों पर बड़ी गाज गिराई गई है। इन सभी अधिकारियों को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे अमेरिकी न्याय विभाग में भारी उथल पुथल मच गई है। न्याय विभाग ने कहा है कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक अभियोजन पर काम करने वाले 12 से अधिक कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। अमेरिका में लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप ने 19 साल से कम आयु वाले लोगों पर लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई नियम कानूनों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इनमें से एक लिंग परिवर्तन कानून भी है। अब ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक हर किसी के लिए लिंग परिवर्तन करा पाना आसान नहीं होगा। अब अमेरिका में 19 वर्ष से कम आयु के लोग लिंग परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म छावा रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। 22 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे देखने के बाद लोगों ने इसका जमकर विरोध शुरू किया। ट्रेलर में संभाजी महाराज, विक्की कौशल और उनकी पत्नी यसुबाई रश्मिका मंदाना को डांस करते हुए दिखाया गया, जिसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर दूसरे मंत्री ने विरोध जताया। अब ऐसे में छावा के डायरेक्टर MNS चीफ राज ठाकरे से मिले हैं। छावा डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने MNS चीफ राज ठाकरे से मिलकर उन्हें यह तसल्ली दी है कि फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स डिलीट किए जाएंगे। लक्ष्मण ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सीन हटाए जाने के बाद ही छावा 14 फरवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी। डायरेक्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं राज ठाकरे से मिल चुका हूं, वो एक एक्साइटेड रीडर और स्टडी करने वाली शख्सियत है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक सर्वे में पता चला है कि 18 से अधिक उम्र के लगभग 50% वयस्क फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जो कि लीवर के सड़ने का पहला स्टेज होता है। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर दूसरे व्यक्ति को लीवर सड़ाने वाली इस बीमारी की शिकायत है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आपने 30 नवंबर 2024 तक अपने बैंक खाते का KYC अपडेट नहीं कराया था, तो आपके लिए इस बार KYC अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 26 जनवरी से पहले KYC अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके बैंक खाते में कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे आप कोई ज़रूरी और अहम काम भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक मार्केट कैप के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, यानी अगर आप PNB में आपका अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। जी हाँ, इस मामले में PNB ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आप इस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। दरअसल PNB ने अपने ग्राहकों को KYC डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत LTC के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT को LTC के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को LTC के तहत वंदे भारत और तेजस में यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों में ओला और उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एप्पल यूजर्स के लिए अलग और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलग किराया वसूलने के एक मामले में नोटिस भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर भारत में ग्राहकों से उनके मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में दोनों कंपनियों से जवाब मांगा है। असल में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां ओला और उबर कोई भी एंड्रॉयड यूज़र से कम पैसों का चार्ज करती है और अगर कोई एप्पल यूज़र्स है तो उससे अलग किराया वसूल करती है। इस मामले में उन्हें नोटिस मिला है।
एक अच्छी खबर, भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने आज दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक में इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। संबंधित तंत्र मौजूदा समझौतों के अनुसार ऐसा करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेगा। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की जल्द ही बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार फ़ोन पर बातचीत की। इस फ़ोन कॉल पर दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चाएं हुई। दोनों के बीच स्क्वाड की होने वाली अगली बैठक के साथ ही कई वैश्विक मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को फिर अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान करके जहां शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा करके पाकिस्तान को फिर से सदमा दे दिया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा टेंशन दिया। इससे दोनों देशों में हड़कंप मच गया। शपथ ग्रहण के पहले तक ट्रंप ने चीन से रिश्ते सुधारने का संकेत दिया था, मगर शपथ ग्रहण के बाद अपने एक ऐलान से उन्होंने चीन को चौंका दिया। वहीं पाकिस्तान को भी गहरे सदमे में डाल दिया है, मगर इस मौके पर भारत ने छक्का जड़ दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण करने के बाद मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया, वह चीन से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा कि वह पनामा नहर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेंगे। आपको बता दें, इस नहर का अधूरा निर्माण अमेरिका ने 1914 में पूरा किया था। 1978 तक यह अमेरिका के ही नियंत्रण में थी। 1989 से अमेरिका और पनामा इस पर संयुक्त रूप से नियंत्रण करने में लगे हैं, मगर बाद में 1999 में अमेरिका ने इसका नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। बाद में यह नहर पनामा को सौंपे जाने के बाद चीन ने पनामा से गहरी दोस्ती कर ली। चीन ने पनामा नहर पर 2 बड़े पोर्ट बना दिए। धीरे धीरे पनामा नहर का नियंत्रण चीन के हाथों में चला गया। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देश व्यापार के लिए पनामा नहर के जलमार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका भी इसी का इस्तेमाल करता रहा है। अगर अमेरिका के पास यह नहर नहीं होगी तो उसे पूर्वी से पश्चिमी अमेरिका जाने में ही 20 किलोमीटर से अधिक का चक्कर काटना पड़ेगा। इससे 1 हफ्ते का समय और ईंधन जाया होता है, जबकि इस मार्ग के इस्तेमाल से 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए यह नहर ज़रूरी है। वहीं पनामा पर अमेरिका की नज़र गड़ती देख शी जिनपिंग टेंशन में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की पूरी तरह से तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति के साथ यथाशीघ्र मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने रूसी समकक्ष को यूक्रेन में बेवकूफ़ी भरी जंग खत्म करने या फिर ऊंचे शुल्क और प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी थी। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर ये बात कही। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन बाजार निवेशक बाजार में सुधार की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। आज हफ्ते के पहले दिन का कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी 50 से 23,000 के सभी सपोर्ट को भी तोड़ दिया। वहीं सेंसेक्स भी 76,000 के नीचे चला गया। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 824.29 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक ऑप्शन के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आगामी 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह एकीकृत पेंशन योजना ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। इसके तहत एक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो सकेगी। इस जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान तब तक जब पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। परिवहन मंत्रालय ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड टेंशन स्टेशन के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम वीवीएमपी या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठा रही है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली BS2 और उससे पहले की गाड़ियों को स्क्रैप करने को लेकर नया अपडेट आया है। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने BS2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों को हटाने के बाद नई गाड़ियों की खरीद पर एक मुश्त टैक्स में छूट को दोगुना कर 50% तक करने का प्रस्ताव जारी किया है। फिलहाल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को कबाड़ करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25% की छूट दी जाती है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के मामले में ये छूट 15% तक ही सीमित है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को यह पुरस्कार दिया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम में हुआ। झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आईएएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने अपने छात्रों की सफलता दर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक जानकारी छिपाई। उन्होंने अपने विज्ञापनों में यह दावा किया कि उनके सभी टॉपर्स ने फाउंडेशन कोर्स से सफलता प्राप्त की है, लेकिन जो पूरी तरह सच नहीं था।